हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बच्चों अपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात हुई थी तो मेटल के ऊपर अपनी बात चल रही थी। तो बिफोर वी स्टार्ट मेटल अपन बात कर रहे थे एटम्स की एक्चुअली के अंदर, है ना। व्हाट इज़ एटम। तो एलिमेंट्स एक्चुअली के अंदर क्या होता है, जैसे एलिमेंट जो आप बोलते हो सर, एल्यूमिनियम होता है ना, फॉस्फोरस होता है, क्लोरीन होता है, सोडियम होता है, लिथियम होता है, बोरोन होता है। ये सब कौन है? ये सब एलिमेंट्स है। एंड एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम एटम एंड एटम इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू डाल्टन ए स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल। अपन ऐसा बोल सकते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं एलिमेंट जो जिससे बने हुए होते हैं वो एटम होते हैं। एंड एटम जो होते हैं वो नेवर बी डिस्ट्रॉयड और नेवर बी क्रिएटेड। वो कभी आप बना नहीं सकते। जैसे एटम को आप ऐसे आर्टिफिशियली तरीके से तैयार नहीं कर सकते। और आप किसी भी एलिमेंट को अगर ब्रेक करना चाहो तो डेफिनेटली वो ब्रेक हो जाता है, बट फाइनली वो एटम तक अगर पहुंच जाता है तो उसको आगे आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये एटम की बात हो गई। ये बात जो बताई थी वो किसने बताई थी बताओ? कौन सा साइंटिस्ट था? डाल्टन नाम का साइंटिस्ट था। तो ये डाल्टन के अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी थी, उसके पोस्टुलेट्स थे। कभी एटम नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नेवर बी क्रिएटेड। आप कोई भी रिएक्शन करा रहे हो, कोई रिएक्शन मीन्स कोई मान लो दो एलिमेंट के बीच में रिएक्शन करा रहे हो, डेफिनेटली कोई थर्ड टाइप कंपाउंड बन रहा है, बट एटम को आप चेंज नहीं कर सकते। आप मॉलिक्यूल्स को चेंज कर सकते हो। आप ऐसा ज़रूर हो सकता है कि भी अलग टाइप का कोई मॉलिक्यूल बन जाए, बट एटम नेवर बी क्रिएटेड। एटम को आप ना बना सकते हो ना ही आप तोड़ सकते हो। एंड एटम इज़ मेड फ्रॉम 3 पार्टिकल्स नेम इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये अपना फंडा था। और एटम आप 8th लेवल के ऊपर आप क्या समझ सकते हो एटम कैसा होता होगा? एटम ऐसा मान लो कि स्पेरिकल होता है, ऐसा मान लो आप। क्लियर कि एटम में क्या होता है? जैसे कि मान लो मेटल्स की अपन बात कर रहे थे, मेटल और नॉन मेटल, बट बिफोर वी स्टार्ट मेटल और नॉन मेटल्स अपन बात कर रहे थे। ये बात किसने बताई थी? ये क्या आपको याद है कि पीरियोडिक टेबल एक बच्चों अपने पास टेबल है जिसके अंदर सभी टाइप के एलिमेंट्स को अपने सिस्टमेटिक अरेंज कर रखा है। तो उस पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम चल रहा था। अलग अलग साइंटिस्ट ने अप्रोच की और बताने की ट्राई किया कि ऐसे से आप एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हो, ऐसे से आप अरेंज कर सकते हो, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट होनी स्टार्ट होगी, ऐसा उन्होंने बताया। तो क्या ये काम एक साइंटिस्ट कर पाया? नहीं सर, एक साइंटिस्ट नहीं कर पाया। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अप्रोच की एंड आफ्टर दैट चलता गया काम, चलता गया। और आज के टाइम अपने पास पीरियोडिक टेबल ऐसा तो नहीं बोल सकते 100% कंप्लीट है, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई काम 100% नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर के अंदर रिएक्शनें बदलती रहती है, नई नई रिएक्शनों की डिस्कवरी होती रहती है, एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती रहती है। तो 100% तो कोई काम नहीं होता, लेकिन स्टिल जो अभी काम चल रहा है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने पास फाइनली जो आपने कई जगह देखी भी होगी, इस टाइप की एक पीरियोडिक टेबल होती है, वो बच्चों किसने दी थी? वो मोजले ने दी थी। उसको अपने स्वीकार भी कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है साहब, ये अपने पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ लेंगे, ऐसा अपने एक्सेप्ट कर लिया। बट इससे पहले वाली कहानी जो थी वो काफ़ी बहुत पुराने टाइम से चली आ रही थी। एक अपने पास ट्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट था, उसने बोला कि एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द हाइड्रोजन। यहाँ से वो कहानी स्टार्ट हुई थी। देन आफ्टर दैट लेवोसियर आया। लेवोसियर ने बताया कि ये हाइड्रोजन छोड़ो साहब, ये सही नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हो। तो बोले आप बता दो। तो उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, वन इज मेटल एंड अनदर वन इज नॉन मेटल। वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई मेटल और नॉन मेटल्स की, कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। और इतनी उसने अच्छी बात बताई लेवोसियर ने, तो उनको काफ़ी सम्मान, उन्होंने ऐसा बोला कि आपने बहुत बेहतर बात बताई, अभी आप तो ना इस केमिस्ट्री के पिता हो। तो दैट एट दैट टाइम द लेवोसियर was introduced a father of chemistry। उसको अपने इंट्रोड्यूस कर दिया एज ए फादर ऑफ केमिस्ट्री। और आज के टाइम अपन मानते हैं लेवोसियर जो है वो केमिस्ट्री का पिता है, क्योंकि एक्चुअली के अंदर उसने बताया तो सही कुछ ना कुछ तो, है ना। वो स्टार्टिंग वाला मामला था उसका, इसलिए उसे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई उस टाइम पे। हाँ अभी तो उसे कोई नहीं पूछते, लेकिन हाँ उस टाइम काफ़ी उनका महत्व था। अब बात आ गई थी एटम की। तो मैंने क्या बताया? एटम्स आर मेड फ्रॉम 3 पार्टिकल्स। नेम बोलो? प्रोटॉन, अनदर वन इज न्यूट्रॉन एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये अपने पास एक सेंटर पे बिल्कुल कंजस्टेड होते हैं, या फिर ऐसा बोलो डिपॉजिट होते हैं। उसको अपन क्या नाम दे दिया था? उसको अपने नाम दे दिया था न्यूक्लियस। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर सब्जेक्टेड टू ए सेंटर एंड नेम इज न्यूक्लियस। क्या नाम होता बोलो? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया जाएगा? ऑर्बिट नाम दिया जाएगा। ठीक है ना। ये ऐसे ऑर्बिट्स देंगे। देखो ऑर्बिट बनाओगे, चलो ऑर्बिट बनाता हूँ। देखो ना,
दीज आर ऑर्बिट्स। आपको कोई ऐसा पूछ लेगी ऑर्बिट कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होते हैं, तो आपका आंसर ये आना चाहिए सर ये थोड़ी हमें पता है, वो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है ना, इसका कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, बट ये है कि स्फेरिकल्स होते हैं। ये एक स्केलेटन है, एक रफ स्केलेटन है कोई भी एटम का, इन विच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे बीच में होते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स कितने भी होंगे उसमें, वो अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा, बट वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस सर्कुलर पाथ में क्या होंगे, रिवॉल्व करते रहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर बात, ये समझ में आ रही बात मेरी? ओके चलो, कोई भी मान लो एटम है या फिर एलिमेंट, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो कल मैंने आपको सिखाया था, लेट सपोज एक्स एक मान लो कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, उसको रिप्रेजेंट अपन ऐसे करेंगे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा जेड और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, तो बोलेंगे सर ये क्या है, तो एक्स इज व्हाट, तो एक्स मैंने मान लिया कोई एलिमेंट है, लेट सपोज ये कौन है, ये एलिमेंट है, ये एक्स तो मेरा वो क्या है, एलिमेंट है, क्लियर है ये बात। वेयर जेड इज व्हाट, जेड को अपन ऐसा बोलते हैं कि उस एलिमेंट के अंदर, उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, तो जेड रिप्रेजेंट क्या करेगा, बोलो बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को आगे जाके बोला गया एटॉमिक नंबर, कोई भी एटम का नंबर कितना है, तो व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एटम, उस एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, वो इस चीज को अपन एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मतलब केमिस्ट्री में क्या बात समझ में आई आपके, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात आपको क्लियर होगी, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपसे को पूछ लेना कभी कि जैसे हाइड्रोजन का सर 1 होता है, तो 1 क्या है उसका, तो 1 है एक्चुअली के अंदर उसका एटॉमिक नंबर, तो आपसे कोई पूछ ले क्लेरिफाई करने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्या समझते हो इस बात से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट 1 इज मींस व्हाट, तो अपन ऐसा बोलेंगे सर उसमें एक प्रोटॉन है एक्चुअली के अंदर, है ना, ऐसे ही हीलियम, आगे चलते जाते हैं अपन, है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस व्हाट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है एक्चुअली के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ओके, यहाँ पे जो ए लिखा होता है, जो यहाँ पे ए लिखा होता है, ये क्या होता है सर, तो एटम के अंदर जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड कहाँ होता है, सेंटर पे, क्योंकि एक बात है, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रिवॉल्व करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सिमिलर सा ही होता है ना। अभी आप एक लेवल पे, मैं मास लिख नहीं रहा हूँ एक्चुअली के अंदर, बट अभी के लिए आप याद कर लो, मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, होता बहुत कम है, नो डाउट बहुत कम होता है, बट इनके इक्वल से ही होते हैं, और इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये काफी भारी होते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास किया जाए कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन को जो रिवॉल्व करते हैं इसलिए उनका मास काफी कम होता है, ठीक है ना, तभी तो चलते हैं फिरते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि कोई भी एटम का जो मास है वो एक्चुअली किसकी वजह से आता है, तो बोले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है, तो बिकॉज वाई मास ऑफ प्रोटॉन इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन। आप इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में, तो वी कैन से द मास इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर इन एटम, और वी कैन से द मास ऑफ एटम कैन बी डिफाइंड बाय द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, बिकॉज वाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऐसी अपन बात कर सकते हैं। क्या बात सुन रही, मैंने बोला कि लो साहब एटम लो, एटम का मास चेक करो, तो आप एक्चुअली के अंदर क्या चेक करना चाहोगे, सर मुझे तो इतना बता दो प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, सर वो छोड़ो आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सर मास काफी कम होता है, तो उसका तो कोई मीनिंग तो है नहीं। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ कि मास जो नंबर आता है, या फिर जो मास बोलते हैं, या फिर एटॉमिक मास बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक्चुअली क्लियर है बात, तो ए इज व्हाट, ए को अपन एटॉमिक मास बोलते हैं या फिर मास नंबर बोलते हैं, मास नंबर, तो मास नंबर इक्वल टू व्हाट, तो मास नंबर किसकी वजह से आएगा बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन से रिप्रेजेंट करेंगे न्यूट्रॉन को, पी से रिप्रेजेंट करेंगे प्रोटॉन को,
और यहाँ पे क्या आप ये बात लिखना चाहोगे कि मास ऑफ प्रोटॉन या फिर ऐसा बोलो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्यों नियरली दोनों का इक्वल होता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी हाई होता है, काफ़ी लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में। तो एक बात लिखनी चाहिए पर वही बात काफ़ी सही है, इस बात को लिख लो ये पे पास में। क्या लिखना है भैया आपको एक बात लिखनी है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अपन को अभी कोई मतलब नहीं है कितना होता है, बट मुझे इतना ज्ञान होना चाहिए कि सर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो साइन मैंने लिखा है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इस साइन का मतलब बच्चों क्या होता है, एग्जैक्टली नॉट इक्वल बट नियरली इक्वल, है ना। तो ये जो है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए, एक नंबर बात तो ये। देन सेकंड थिंग आपको क्या पता होना चाहिए, सेकंड थिंग आपको ये पता होनी चाहिए कि जो मास ऑफ प्रोटॉन बोल दो या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल दो, वो काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा। तो एक बात मुझे लिखनी चाहिए, क्या लिखनी चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन बोलो या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलो, वो जो होता है वो काफी बड़ा होता है, मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब मैं क्या समझूं, देयरफॉर वी कैन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको हटाया जा सकता है, कैन बी नेग्लेक्टेड, उसे हटा दो, कोई मतलब नहीं है, नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू WRT का मतलब समझते हो, विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कुछ भी नहीं होता है, नए के बराबर सा होता है। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्या लगी, समझ में आई, इतनी बात क्लियर होगी बात ही। क्या आपको ये ए का मतलब समझ में आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जेड का मतलब समझ में आया क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है सर। चलो इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो अपन अब क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपको बोला गया कि कार्बन, सी इज़ व्हाट, कार्बन, यू नो व्हाट इज़ कार्बन। यहाँ पे मैंने लिखा उसके इंडेक्स में 6, यहाँ पे लिखा है बच्चों 12, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली के अंदर क्या मतलब हुआ। सी इज़ व्हाट, दिस इज़ एलिमेंट, दिस इज़ एटम, जिसका नेम क्या है, कार्बन, जिसका नेम क्या है, कार्बन, है ना। बोले इसलिए 6 का मीनिंग क्या होगा, 6 इज़ व्हाट, 6 का मतलब ये है कि उस कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, इनडायरेक्टली वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर। तो बोले दिस इज व्हाट, दिस इज एटॉमिक नंबर, 6 इज व्हाट, दिस इज एटॉमिक नंबर। या फिर इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 6 क्या है, 6 इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन है सर, ठीक बात है ना। बोले 12 क्या है, तो ये सर कार्बन का एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है, एटम का मास है ये सर, ये 12 एटॉमिक मास है सर। इनडायरेक्टली क्या है ये 12 एटॉमिक मास है, या फिर ये आप मास नंबर बोल दो या फिर एटॉमिक मास बोल दो, बोथ आर सेम, मास नंबर है सर। और ये 12 किसके इक्वल है सर, ये 12 है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो आपसे मैं बोलूँ कि इसमें न्यूट्रॉन कितने, तो मुझे इतना पता है कि जो मास नंबर होता है ए, वो किसके इक्वल होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो ये सर 12 है, और मुझे प्रोटॉन का भी पता है कि 6 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो बोले न्यूट्रॉन हो जाएंगे 6, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इज इट क्लियर। तो ये एक अपने रिप्रेजेंटेशन सीख लिया कैसे करके। चलो एक आपको मैं दूं, आप मुझे बताना कि जैसे मान लो नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन में यहाँ पे मैंने लिखा 7, यहाँ पे लिखा बच्चों 14, तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो आप कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, चलो बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, आप मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। या फिर मैं ऐसा पूछूं, इसका
एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप मुझे बता सकते हो एटॉमिक नंबर कितने हैं। तो बोलेंगे सर देख देख बता दूंगा, दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इसलिए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इनडायरेक्टली क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एंड न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, सर 14 इज व्हाट, 14 इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सर दोनों को मिला के ये 7 है, तो वो कितना हो जाएगा 7। क्लियर है कि नहीं ये बात, ये ठीक है ना। ऐसे करके अपन चेक करते हैं। क्या मैं आपको एक आपको करने के लिए दूं, चलो तो मुझे बताओ, होमवर्क करते हैं अपन एक, ठीक है ना। पहला, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये कार्बन है सर, यहाँ पे मैंने इस बार 6 लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इस बार क्या लिखा है, 6 लिखा है, और यहाँ पे मैंने इस बार 14 लिखा है। इधर लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे 14 लिखा है। तो आपको मुझे इसके बारे में क्या क्या बताना है, यहाँ पे आपको मुझे बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, क्या बताना है मुझे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, और मुझे क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने। एक तो ये, दूसरा करें, चलो तो आप मुझे बताओ इस ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है मैंने 16। तो उस केस में आप मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। ये आपका 2 आपको दे रहा हो ना, ये करके देखोगे, और इसका आप ऐसे लिख के भेजना मुझे ना, कभी हाँ सर ऐसे करके चेक करते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं ना। कोई आपको बताना है मुझे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। O इज़ व्हाट, C इज़ व्हाट, C इज़ कार्बन, O इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑक्सीजन, दिस इज़ ऑक्सीजन। क्लियर है ये बात, ओके। एक चीज़ और, क्या इसको आपने नोट कर लिया, क्या इसको आपने नोट कर लिया, ठीक है ना। एक और दे दूँ क्या, चलो एक और दे देता हूँ। और कौन सा दूँ आपके लिए इजी सा, जिसको आप जानते हो, किसको जानते हो आप। ऑक्सीजन का नाम सुना है आपने, नाइट्रोजन का नाम सुना होगा, है ना। बोरोन का नाम सुना है, कार्बन का तो सुना होगा आई थिंक, बेरिलियम, ये सब नाम सुने बेरिलियम का, इनका किसका दे, चलो सिंपल सा करते हैं कोई, चलो एस दे देता हूँ, ठीक है ना, ताकि इजी रहेगा। एस का मतलब होता है वो जो सल्फर, ये ना सल्फर क्या होता है, जहाँ पे ये काला नाला की तरफ जाते हैं, जहाँ पे गंदगी पड़ी रहती है ना, वो सल्फर होता है। सल्फर की स्मेल अच्छी नहीं होती है ना, सल्फर से अच्छा नहीं लगता अपन को। तो ये 16 होता है इसका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 32। तो आप मुझे बता दोगे इसके बारे में भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपका काम है एक्चुअली के अंदर, ये अपना मेन एम है भी, ऐसे करना आपको। क्या बात लगता है आपको, लगता है कर लोगे ना, हो जाएगा ना ये सब। बाद में अपन और आगे पढ़ रहे हैं, अभी अपन क्या सीख रहे हैं, थोड़ी बेसिक बातें सीख रहे हैं। कभी एटम सर क्या होता है, एटम किससे मिलके बना होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोटॉन सर, व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सर कहाँ रहते हैं, एटम का सर ब्रीफ जो बात करें स्केलेटन की तो वो कैसा होता है। ये सब बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, है ना। और आगे अपन चलेंगे, मेटल्स तो अभी सीख रहे हैं अपन। मेटल के बारे में तो काफ़ी और ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि मेटल्स क्या होते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते हैं, है ना। मतलब इस एटम में से बच्चों इलेक्ट्रॉन है ना, कोई अगर दे दे ना तो उसको ही मेटल बोलते हैं। अगर कोई एटम वो अगर चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनों को दे दूँ, ले जाओ, तो उसको अपन मेटल बोल दें। अगर कोई चाहता है कि लाओ लाओ इलेक्ट्रॉन और लाओ, तो उसको अपन नॉन मेटल बोलेंगे। बट बिफोर दिस डेफिनेशन अपन को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि एटम दे दें का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर ले तो क्या मतलब है, क्यों कर ले गेन, क्या समस्या है उसको। अगर वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो क्या दिक्कत है भाई, उसको क्यों देना चाहता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एटम्स। तो ये अपना आज का लेक्चर फिनिश होता है, क्या बोलते हो, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।